Hello everyone, welcome to my YouTube channel और I hope all you are well and I am doing great. तो now we will start chapter legislature यानी विधायिका चैप्टर 5 है क्लास 11 का। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि विधायिका क्या होता है या किसे कहते हैं या फिर विधायिका का क्या महत्व होता है यानी इम्पोर्टेंस क्या होती है या पार्लियामेंट कैसे काम करती है, उसकी क्या पावर होती है, लॉ कैसे बनता है या फिर पार्लियामेंट जो है वो कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है और जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर वो खुद पे कैसे कंट्रोल करती है यानी जो संसद है वो अपने ऊपर कैसे नियंत्रण रखती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमें संसद क्यों चाहिए, वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कि विधायिका केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, इनके अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में से कानून बनाना भी एक कार्य है। यानी क्या बता रहे हैं कि जो विधायिका है वो सिर्फ कानून बनाने वाली संस्था नहीं है, बल्कि कानून बनाने के साथ जो भी इम्पोर्टेंट काम है उनमें से ही एक है कानून बनाना। यह सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया का केंद्र है। संसद में बहुत से दृश्य देखने को मिलते हैं, यानी जितने भी डेमोक्रेटिक जो भी स्ट्रक्चर होता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में जितना भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है उनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है विधायिका। संसद में बहुत से यानी अलग अलग हमें जो दृश्य हैं यानी जो पिक्चर्स हैं वो देखने को मिल सकती हैं। संसद में बहस होती है, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार और असहयोग आदि इसे अत्यंत जीवंत रखते हैं। यानी ये सारी चीज़ें क्या है, इसको जीवंत रखती हैं यानी कार्य करने में कॉन्टिन्यूटी बनाए रखती हैं। उसके बाद है ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करते हैं। ये मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करते हैं जिससे जो विधायिका है ये जो पार्लियामेंट है वो अच्छे से काम कर पाती है। उसके बाद है दरअसल वास्तविक प्रतिनिधित्व वाली कुशल और प्रभावी विधायिका के बिना सच्चे लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी क्या बता रहे हैं कि जो प्रतिनिधित्व वाली जो व्यवस्था है, कुशल प्रतिनिधित्व वाली और प्रभावी विधायिका, यानी जो विधायिका है प्रभावी मतलब ज़्यादा अट्रैक्टिव यानी ज़्यादा पावरफुल, ठीक से काम करने वाली, कुछ भी समझ सकते हो। इसके बिना हम कल्पना करें या सोचें कि जो हमारा लोकतंत्र है उसका आधार है, मतलब लोकतंत्र का बेस जो है वो यही सारी चीज़ें हैं कि विधायिका का ठीक से काम करना और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका जनता के प्रति उत्तरदायित्व होना, यानी सरकार कैसे चल रही है और सरकार जनता के प्रति उत्तरदायित्व है यानी उनकी जिम्मेदारियां हैं, उनकी डिमांड को यानी उनकी जो भी मांग है उनको पूरा किया जा रहा है। इसी के आधार पर जो है लोकतंत्र जो है हमारा चल रहा है। डेमोक्रेसी का मतलब होता क्या है, ऐसी सरकार जो लोगों के लिए बनाई गई हो, लोगों की हो और लोगों के लिए ही काम करे और लोगों के द्वारा बनाई गई हो। ठीक है, तो मतलब ऐसी सरकार जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाई गई हो और लोगों के लिए काम करे, मतलब सारी जो जनता की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए और जो बनी है सरकार वो लोगों के द्वारा बनी हो और जो वो काम करेगी वो भी उनके हित में होगा। ठीक है, तो हाँ, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर ना समझ आए तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख ले। उसके बाद है हमारा सेकंड पैराग्राफ। इसके बावजूद अधिकांश लोकतंत्रों में कार्यपालिका के मुकाबले विधायिका अपना महत्व खोती जा रही है। यानी इसके अलावा क्या है कि जो लोकतंत्र है उसमें क्या है कि जो कार्यपालिका है वो विधायिका के मुकाबले यानी विधायिका अपना जो रोल है वो ज़्यादा अच्छे से प्ले कर रही है, अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर रही है, लेकिन कार्यपालिका वो नहीं कर पा रही है, वो अपना महत्व यानी अपनी इम्पोर्टेंस खो रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है भारत में भी मंत्रिमंडल नीति निर्माण की पहल करता है, शासन का एजेंडा तय करता है और उसे लागू करता है। यानी जो मंत्रिमंडल है वो क्या करता है, जितने भी नीति निर्माण है उनको बनाने का पहला जो काम होता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है और शासन का जो पूरा एजेंडा है, जो स्ट्रक्चर है, वो भी कौन फिक्स करता है, मंत्रिमंडल उसे लागू करता है यानी उसे लेकर आता है। इससे कुछ आलोचना को यह कहते हैं कि ये मौका मिल गया तो संसद का हास हो गया। यानी आलोचक जो होते हैं, जो बुराइयां करते हैं, वो क्या कहते हैं कि जैसे मौका मिला वैसे ही संसद का हास हो गया, यानी संसद हास हो गया यानी मजाक के टाइम में मजाक उड़ाते हैं उसका। उसके बाद है
कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक। लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल का सामना करना पड़ पड़ता है। एक सेकेंड, यहाँ से है। लेकिन अत्यंत शक्तिशाली मंत्रिमंडल को भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी जो शक्तिशाली मंत्रिमंडल होता है, पावरफुल जो मंत्री होते हैं, उनको भी विधायिका में बहुमत की आवश्यकता होती है, ज़रूरत होती है। एक सशक्त नेता को भी संसद का सामना करना पड़ता है और संसद को अपने जवाबों से संतुष्ट करना पड़ता है। यानी एक सशक्त, यानी जो एक अच्छा लीडर होता है, उसको भी पार्लियामेंट को फेस करना पड़ता है और जितने भी जवाब होते हैं उनको देकर उसे संतुष्ट, यानी उसको उसके जो भी रिस्पॉन्स होते हैं वो वापस करके उसे सहमति उसे देनी पड़ती है कि हाँ, अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो मैं इसके लायक हूँ। यह हमें संसद की लोकतांत्रिक क्षमता का एहसास कराता है। यानी यही जो पावर है वो डेमोक्रेसी की पावर है। यही वाद विवाद का सबसे लोकतांत्रिक और खुला मंच है। यानी वाद विवाद का सबसे डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक और खुला यानी ओपन यानी सीधा सरल, जो मर्जी समझ सकते हो, मंच है, यानी पूरा मंच है। अपनी संरचनात्मक विशेषता के कारण यह सरकार के अन्य सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि है और फिर इसके पास सरकार यानी कार्यपालिका का चयन करने और उसे बर्खास्त करने की शक्ति भी है। यानी इसका जो संरचनात्मक विशेषता है, यानी जो इसका स्ट्रक्चरल जो इम्पोर्टेंस है इसकी, इसी के कारण जो है सरकार अपने सभी अंगों का यानी सभी पार्ट्स का प्रतिनिधित्व कर पाती है, यानी डिसीज़न कोई भी ले पाती है। और इससे क्या होता है कि सरकार के पास क्या होता है, इससे चयन करने यानी लोगों को चुनने और उन्हें बर्खास्त करने, यानी जो भी लोग हैं पार्लियामेंट को, उनको चुना भी जा सकता है या फिर उनको ख़त्म यानी बर्खास्त भी किया जा सकता है। यही सारा स्ट्रक्चर है। इन सारे स्ट्रक्चर को देखते हुए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये भी, संसद में 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। यानी जो 2 सदन होते हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है संसद में, पार्लियामेंट में। सॉरी, तो चलो हम पढ़ते हैं। हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम संसद है। यानी जो राष्ट्रीय विधायिका है, जो देश की विधायिका है, उसी को हम संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। राज्यों की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। यानी जो राज्यों की, स्टेट्स की जो भी विधायिका होती हैं उनको क्या कहते हैं, विधानमंडल कहा जाता है। और जो देश की विधायिका होती है उसको राष्ट्रीय विधायिका कहते हैं। तो डिफरेंस कर पा रहे हो दोनों में, स्टेट की में और देश की में, ठीक है। और उसके बाद भारतीय संसद में 2 सदन हैं। जब किसी विधायिका में 2 सदन होते हैं तो उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहते हैं। यानी क्या बता रहे हैं कि जो भारतीय संसद है, यानी जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसमें 2 सदन हैं और अगर किसी भी विधायिका में 2 सदन होते हैं उसे द्विसदनात्मक विधायिका कहा जाता है। भारतीय संसद के पास एक सदन तो राज्यसभा है तथा दूसरा लोकसभा। यानी जो लोकसभा और राज्यसभा, जो 2 हमारे सदन हैं, इनकी बात हो रही है। संविधान ने राज्यों को एक सदनात्मक या द्विसदनात्मक विधायिका स्थापना करने का विकल्प दिया है। यानी क्या बता रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने क्या दिया भारत को कि राज्यों में और मतलब राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन तुम बना सकते हो और विधायिका का स्थायित्व करने का विकल्प है। यानी विधायिका को परमानेंट बनाने का यही एक ऑप्शन है। अब केवल 6 राज्यों में ही द्विसदनात्मक विधायिका है। वो 6 कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से 6 राज्य हैं जहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका है। ओके, आगे बढ़ते हैं। विधायिका से परिपूर्ण बड़े देश प्रायः द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं। यानी क्या बता रहे हैं, ये जो विविधता है, विविधता से परिपूर्ण। विविधता मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी। यानी भारत जो है ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी जातियाँ हैं, धर्म है, संस्कृति है, सबका अलग कल्चर है, खान पान अलग है, रहन सहन अलग है, यानी बहुत सारी डाइवर्सिटी है भारत में। तो इन सब को देखते हुए द्विसदनात्मक राष्ट्रीय विधायिका चाहते हैं। यानी जो राष्ट्र है वहाँ पे द्विसदनात्मक विधायिका होनी चाहिए, यानी एक राष्ट्र के लेवल पे और एक राज्य के लेवल पे।
ताकि वे अपने समाज के सभी वर्ग और देश के सभी क्षेत्र या भागों को समुचित प्रतिनिधित्व दे सके, यानी सभी को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जा सके। इसीलिए चाहते हैं कि देश के पूरे क्षेत्र में या स्टेट्स में द्विसदनात्मक विधायिका होनी चाहिए। द्विसदनात्मक विधायिका का एक और लाभ यह है कि संसद के प्रत्येक निर्णय पर दूसरे सदन में पुनर्विचार हो जाता है। यानी क्या होता है कि जब भी कोई विचार आए या कानून आए या फिर कोई भी चीज़ आए, तो उस पे क्या होता है कि द्विसदनात्मक विधायिका अगर है तो उसको पहले एक में भेजा जाता है, उसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है, विचार होता है और डिस्प्यूट्स वगैरह होते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। तो अगर कोई कमी होती है या मिस्टेक होती है तो उसको रिकरेक्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये भी एक बेनिफिट इसका हो सकता है। एक सदन द्वारा लिया गया एक सेकेंड एक सदन द्वारा लिया गया प्रत्येक निर्णय दूसरे सदन के निर्णय के लिए भेजा जाता है। यानी जो एक सदन निर्णय ले लेता है उसको दूसरे सदन में फॉरवर्ड किया जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है। यानी कोई मतलब क्या बता रहे हैं कि कोई विधेयक हो या नीति हो, मैंने बताया आपको, कोई भी चीज़ हो तो उस पर दोबारा से विचार किया जाता है। इससे हर मुद्दे को 2 बार जांचने का मौका मिलता है। यानी 2 बार उसको चेक किया जाता है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है या फिर कोई ऐसा तो नहीं है कि हम जल्दबाजी में कोई डिसीज़न ले लें फिर बाद में वो उसके डिसएडवांटेज हो, ऐसा कुछ ना हो, इसलिए दोबारा से चेक किया जाता है। यदि एक सदन जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो उसे दूसरे सदन में बहस के दौरान उस पर पुनर्विचार संभव हो पाता है। यानी जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे बता रहे हैं। तो दोबारा से उसके बारे में पता चल जाता है, यानी उसको जांच की जाती है, विवाद वगैरह होते हैं, बहस होती है, तो उस पर दोबारा से पुनर्विचार किया जाता है। उसके बाद ही कोई विधेयक होता है तो उसे स्वीकृति दी जाती है या फिर कोई पॉलिसी हो या कोई भी चीज़ हो तभी निर्णय लिया जाता है। तो आई होप आपको लोकसभा का समझ आया होगा। और थोड़ा सा लोकसभा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक अस्थायी सदन होता है और इसको भंग भी किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो लोकसभा राज्यसभा के बारे में, ठीक है। और अब हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा। ये राज्यसभा क्या होता है, कैसे कौन प्रतिनिधि होते हैं, क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सदन में संसद के प्रत्येक सदन में प्रतिनिधित्व का आधार अलग अलग होता है। यानी जितने भी संसद में, पार्लियामेंट में जो भी सदन में प्रतिनिधित्व होते हैं उन सबका जो बेस होता है वो अलग अलग होता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। यानी जो राज्यसभा है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से होता है और लोकसभा का जो होता है वो प्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट, ठीक है। किसी राज्य के लोकसभा किसी राज्य के लोग राज्य की विधानसभा के सदस्य को चुनते हैं। यानी किसी राज्य के जो लोग होते हैं वो ही राज्य की विधानसभा में जो सदस्य होने वाले हैं उनको चुनते हैं, यानी इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। उसके बाद क्या होता है कि राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं जिनको चुना जा चुका है वही राज्य के सदस्यों को चुनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। इनडायरेक्ट वोटिंग का जो प्रोसेस है वो मैंने लास्ट से लास्ट जो पिछली वीडियोस हैं आप उनमें देखोगे तो उनमें काफ़ी डिटेल में बताया है। तो वहाँ पे अगर आपको नहीं आता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। द्वितीय सदन, अब द्वितीय सदन की बात करते हैं। द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व के लिए 2 सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी छात्रों को असमान आकार और जनसंख्या के बावजूद द्वितीय सदन में समान प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देश के सभी क्षेत्रों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में असमान प्रतिनिधित्व दिया जाए, अर्थात द्वितीय सदन में ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों को ज़्यादा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों को कम प्रतिनिधित्व।
यानी पहला जो सदन है उसमें क्या बता रहे हैं कि जो जनसंख्या है उसके बावजूद समान प्रतिनिधित्व दिया जाए, यानी कहीं पे कितनी जनसंख्या उसके हिसाब से ना बांटा जाए बल्कि इक्वल बांट दिया जाए। ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट है। लेकिन जो सेकंड वाला है, यानी कि जो दूसरा तरीका है, उसमें क्या बता रहे हैं कि जहाँ पे जितनी जनसंख्या है उसके रेशियो में बांटा जाए, ना कि इक्वल में। ठीक है, तो ये आई होप ज़्यादा बेस्ट होगा कि जहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बांट दिया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे क्या होता है कि अमेरिका जो है, सॉरी ये क्या है अपना यूपी जो है, यहाँ पे क्या है, ये काफ़ी जनसंख्या वाला स्टेट है, बहुत सारी जनसंख्या है और डाइवर्सिटी तो है ही भारत में। तो यूपी जो है इसको ज़्यादा सीट्स देनी चाहिए। और जैसे केरल है वो छोटा राज्य है तो वहाँ पे कम। तो ऐसे प्रतिनिधि जो होते हैं ये इस बिहाफ पे इस बेसिस पे बांटने चाहिए कि जो जनसंख्या है उसके हिसाब से बांटा जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो आई होप आपको अब समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के द्वितीय सदन सीनेट में प्रत्येक राज्य को समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यानी अमेरिका में जो सदन होते हैं उन्हें सीनेट कहा जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, हर एक राज्य को बराबर अधिकार प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी जनसंख्या के बिहाफ पे नहीं दिया जाता। लेकिन भारत में ऐसा ही होता है, यानी कि भारत में क्या होता है कि जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यह सभी राज्यों में समानता स्थापित करता है, यानी जो राज्य होते हैं उनमें इक्वालिटी लाता है। लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि छोटे राज्यों को बड़े राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा, यानी जो छोटे राज्य हैं उनको भी बड़े राज्यों के बराबर ही प्रतिनिधित्व मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो छोटे हैं तो उनको उतना प्रतिनिधित्व ना दिया जाए या अधिकार ना दिए जाए या फिर किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सिर्फ ये मोटिव है करने का पर्पस ये है कि उनको जनसंख्या के अनुपात में रेशियो में इसलिए बांटा जाता है कि जो प्रतिनिधित्व है वो ऐसे फिक्स हो पाए कि मतलब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है तो वहाँ पे ज़्यादा सीटें दे दी जाए। तो वहाँ पे तभी काम ठीक से हो पाएगा जब वहाँ पे जो सरकार चल रही है वो ठीक से चल पाए। अब यूपी में समझ लो, यूपी इतना बड़ा स्टेट है, अब वहाँ पे सीटें कम होंगी तो क्या गवर्नमेंट ठीक से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। अगर कोई काम बड़ा है और उसको ज़्यादा पार्ट्स में बांट दिया जाता है तो वो काम ज़्यादा अच्छे से हो सकता है एज़ कम्पेयर टू उसको एक बंदा या दो बंदे करें। ठीक है, तो अब आपको समझ आया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्यसभा के लिए इस अमेरिकी प्रतिनिधित्व प्रणाली से अलग तरीका अपनाया गया है, यानी हमारे भारत में जो प्रतिनिधित्व का तरीका है वो अमेरिका से डिफरेंट है। संविधान की चौथी अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या निर्धारित कर दी गई, यानी जो हमारी चौथी जो अनुसूची है उससे हर एक राज्य को निर्वाचित कैसे होना है या क्या करना है वो सारे सदस्यों की जो संख्या है, जो पॉपुलेशन है उसको फिक्स यानी डिसाइड निर्धारित कर दिया गया। यदि हम राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका की समान प्रतिनिधि प्रणाली का प्रयोग करें तो क्या होगा? 1995 सॉरी 1998 आई थिंक, हाँ 1998 में 12 लाख जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 6:10 लाख जनसंख्या वाले सिक्किम के बराबर प्रतिनिधित्व मिलेगा। यानी क्या बता रहे हैं कि जो अमेरिका है वहाँ पे 12 लाख की जनसंख्या है कम से कम, यानी 19.98 करोड़ जो जनसंख्या है वो है वहाँ पे। और उसको अगर हम 6.10 लाख के रेशियो में अगर हम वहाँ पे बांट देते हैं सिक्किम के बराबर, तो जो प्रतिनिधित्व है वो बराबर मिलेगा क्या? संविधान निर्माता ऐसी विसंगति से बचना चाहते थे। यहाँ ज़्यादा संख्या वाले राज्यों को अधिक और कम वाले राज्यों को कम प्रतिनिधित्व दिया गया, यानी यहाँ पे जो चीज़ें की गई वो जनसंख्या के हिसाब से की गई। यानी अगर यहाँ पे कम पॉपुलेशन है तो कम प्रतिनिधित्व मिलेगा और ज़्यादा है तो ज़्यादा। इस प्रकार ज़्यादा जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को 31 तथा छोटे कम जनसंख्या वाले सिक्किम को राज्यसभा में एक सीट दे दी गई। यानी यूपी को जो सीटें दी गई वो 31 दी गई और सिक्किम को दी गई जो सिर्फ एक दी गई। क्यों? क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है। राज्यसभा के सदस्यों को 6 वर्ष के लिए निर्वाचित किया जाता है, यानी राज्यसभा का जो क्राइटेरिया होता है वो 6 वर्ष का होता है।
उन्हें दोबारा निर्वाचित किया जा सकता है, यानी फिर से उनको इलेक्ट किया जा सकता है। राज्यसभा के सभी सदस्य अपना कार्यकाल एक साथ पूरा करते हैं, यानी जो राज्यसभा है वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपना कार्यकाल एक साथ कंप्लीट करते हैं, इसीलिए कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये स्थायी सदस्य है। ठीक है, मैंने बताया था कि लोकसभा जो है अस्थायी सदस्य है। उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और इन 1/3 सीटों के लिए चुनाव होते हैं। यानी क्या बता रहे हैं कि जो राज्यसभा है वहाँ पे 2 वर्ष में जो राज्य है वो 1/3 1/3 जो है अपना काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उनकी सीटों के लिए चुनाव फिर से होते हैं। और इस तरह राज्यसभा कभी पूरी तरह भंग नहीं होती, यानी राज्यसभा को कम्प्लीटली कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, यही रीज़न है। ठीक है, अतः इसे सदस्यों के स्थायी सदन के रूप में जानते हैं, यानी इसीलिए इसको परमानेंट सदन या फिर स्थायी सदस्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस व्यवस्था का लाभ यह है कि जब लोकसभा भंग होती है और चुनाव होने बाकी होते हैं, तब राज्यसभा की बैठकें बुलाई जाती हैं और इस मामले को निपटाया जा सकता है। यानी क्या बता रहे हैं कि जब भी क्या होता है कि लोकसभा भंग होती है या इलेक्शन बाकी होते हैं होने, तब क्या होता है राज्यसभा की जो बैठकें हैं उनको बुलाया जा सकता है और जो भी मामला है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, उसको निपटाया जा सकता है। निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की हो, उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। यानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो 12 सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, और वो किसी भी फील्ड से होते हैं जिसमें उन्होंने कुछ स्पेशल किया हो, कुछ विशेष उपलब्धि हासिल की हो, चाहे वो साइंस की फील्ड में हो सकता है या फिर स्पोर्ट्स में हो सकता है या फिर सिंगिंग में या किसी भी फील्ड में हो सकता है, कला के में या किसी में भी, लेकिन उनको राष्ट्रपति द्वारा फिर राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं लोकसभा की। तो क्या है यहाँ पे कि लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए जनता सीधे सदस्य को चुनती है। यानी क्या बता रहे हैं, लोकसभा का जो चुनाव होता है और विधानसभाओं की जो जनता होती है वो उनको डायरेक्ट चुनती है। इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है, यानी इसको डायरेक्ट वोटिंग कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को और विधानसभा चुनाव के लिए किसी भी राज्य को लगभग समान जनसंख्या वाले क्षेत्र में बांट दिया जाता है। यानी जो तरीका होता है वो क्या होता है कि जो भी विधानसभा के चुनाव हैं उसमें किसी भी राज्य को लगभग वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचित जो क्षेत्र होते हैं उसमें बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के मत का मूल्य दूसरे व्यक्ति के मूल्य के बराबर होता है। यानी क्या बता रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे वोट देते हैं जो 18+ होते हैं, यानी 18 साल के जो भी व्यक्ति होते हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार होता है। इस विधि से जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं, और इलेक्शन कैसे होते हैं कि जिसके वोट सबसे ज़्यादा होंगे वही पार्टी सत्ता में आएगी और डायरेक्ट वोटिंग होती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमने पहले जिन लोगों को चुना है, जो हमारे MLA MPs हैं, वो जाके वोट करेंगे, ऐसा नहीं है। ये राज्यसभा का प्रोसेस है। लोकसभा में डायरेक्ट जाओ, वोट दो और तुम्हारा काम खत्म। और जो मतदान है यानी जो वोट है वो सबका बराबर माना जाएगा, चाहे वो कोई लड़की हो, लड़का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर का हो, या फिर वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लोकसभा के ये थोड़ा सा रह गया। इस समय लोकसभा के 543 निर्वाचित क्षेत्र हैं। यह संख्या 1971 की जनगणना से चली आ रही है। यानी अभी जो है 543 सीटें हैं लोकसभा में, और इसमें से 2 क्या है, एंग्लो इंडियंस हैं। लोकसभा के लिए 5 सदस्यों को 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। यानी इसका जो कार्यकाल है 5 साल का है, जो कि राज्यसभा का 6 था। लेकिन यदि कोई दल या दलों का गठबंधन सरकार ना बना सके अथवा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए चुनाव कराने की सलाह दे, तो
लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी, यानी क्या बता रहे हैं कि कोई भी गठबंधन सरकार बनी है और उनकी जो बहुमत है वो खो रहे हैं अपना, तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा भंग करके दोबारा से इलेक्शन करवाने के लिए कह सकते हैं, और ऐसा किया भी जा सकता है 5 वर्ष के पहले ही। ठीक है, तो आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा। तो लोकसभा राज्यसभा अच्छे से पढ़ ले, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।